अस्सलाम टू डॉक्टर अकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद हुजैफा। आज हमारी लेबोरेटरी मेडिसिन की सेकंड क्लास है और अब हम लोग इसको जो है बेसिकली डिस्कस करेंगे। जहां पर हमने लास्ट छोड़ा था, हमने एनीमियाज का ओवरव्यू पढ़ना था। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो पैरामीटर्स थे। जनरली पैरामीटर्स के अंदर बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन क्या होता है, हेमाटोक्रेट क्या होता है, इसके अलावा बेसिकली आपके आरबीसी से रिलेटेड आपका एमसीवी क्या होता है, एमसीएचसी क्या होता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस करी थी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले अनीमिया की अप्रोच कैसे स्टार्ट होती है। अप्रोच स्टार्ट होती है हीमोग्लोबिन से। जनरली आप एचबी देखते हैं, अगर पेशेंट का एचबी लो होता है तो उसको हम बेसिकली पेशेंट को जाहिर बात है क्या लेबल करते हैं, अनीमिक है पेशेंट, अनीमिया डेवलप हुआ हुआ है। नंबर वन, अनीमिया अगर डेवलप हुआ हुआ है, सेकंड बात हमने देखनी होती है कि कौन सी कैटेगरी का अनीमिया है, यानी कि नॉर्मोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है, क्योंकि उनमें अलग अलग टाइप के अनीमियास आते हैं। ये मैं आपको अभी बताता हूँ, जो हमने आज इंशाल्लाह ताला पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप एमसीवी को देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट का एमसीवी जो है वो बड़ा हुआ है, यानी कि ज्यादा हुआ हुआ है, यानी कि अब अनीमिया कौन सा हो गया, एक तो पेशेंट अनीमिक है, उसके साथ साथ मैक्रोसिटिक अनीमिया है, मैक्रोसिटिक अनीमिया पेशेंट को डेवलप। और उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो एमसीएचसी होता है, यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। अगर ये बेसिकली हमारे पास लो होती है तो जनरली पेशेंट को जो है हाइपोक्रोमिक कहते हैं, अगर नॉर्मल होती है तो नॉर्मोक्रोमिक कहते हैं, और अगर बढ़ा हुआ होता है तो हाइपरक्रोमिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ एज एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर पेशेंट अनीमिक है, नंबर वन। यहाँ पर पेशेंट को अनीमिया कौन सा है, मैक्रोसिटिक अनीमिया है, और मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कम है, यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन कम है। तो कौन सा है, नॉर्म बेसिकली हाइपोक्रोमिक। तो बेसिकली कौन सा अनीमिया हो, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। इस तरीके से आप लेबल करते हैं पेशेंट को, तो आपको इस तरीके से पता लग जाता है। तो ये बिल्कुल इजी है, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था क्लास के अंदर, ये वही चीज है। अब हम लोग आज की क्लास में जो है बेसिकली इसी माइक्रोसिटिक नॉर्मोसिटिक इनके अंदर कौन कौन से एनीमियास आते हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मोसिटिक में कौन सा आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक बहुत अच्छी सी इमेज है ओवरव्यू एनीमियास का। मैंने आपको बताया, आपने एचबी देखा, नंबर वन एचबी आपको कम दिखा तो आपने पेशेंट को अनीमिक लेबल कर दिया। उसके बाद जो है बेसिकली आप देखते हैं पेशेंट के बेसिकली कौन सा अनीमिया, यानी कि माइक्रोसिटिक है तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, मैक्रोसिटिक है तो कौन से आते हैं, नॉर्मोसिटिक में कौन से आते हैं। सबसे पहले माइक्रोसिटिक एनीमिया देखते हैं, जिसमें एमसीवी जो है आपका 80 से कम है, यानी कि मिसाल के तौर पर 80 से कम है आपका अनीमिया, कौन सा है, माइक्रोसिटिक है। इसके अंदर जनरली हमारे पास सबसे कॉमन अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। इसके अलावा अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होता है, थैलेसीमिया होता है, या सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता है। तो ये बेसिकली सारे हमारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया में आते हैं। अच्छा, ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि ये बेसिकली थोड़े बहुत कभी कभार इंटरचेंजेबल भी हो जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस की जब अर्ली स्टेजेस होती हैं तो वो आपको नॉर्मोसिटिक भी दिख सकते हैं सेल्स, यानी कि क्योंकि उस वक्त हीमोग्लोबिन इतना ज्यादा कम नहीं हुआ होता तो सेल का साइज इतना छोटा नहीं होता, नॉर्मली नॉर्मल साइज का होता है। तो वो कभी कभार आपको ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अर्ली स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अर्ली स्टेजेस ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो ये आपको कभी कभार नॉर्मोसिटिक के स्टेज में भी दिख सकते हैं। लेकिन आपने वैसे याद रखना है कि जब प्रॉपर अनीमिया डेवलप होता है तो वो अक्सर आपको माइक्रोसिटिक की ही क्लासिफिकेशन में नजर आते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास हो गया। उसके बाद हम लोग बेसिकली नॉर्मोसिटिक पे मैं आता हूँ। पहले हम लोग मैक्रोसिटिक डिस्कस कर लेते हैं। मैक्रोसिटिक के अंदर दो टाइप्स के आते हैं, एक मेगालोब्लास्टिक होता है, एक नॉन मेगालोब्लास्टिक होता है। मेगालोब्लास्टिक सबसे ज्यादा कॉमनली आपको दिखते हैं फोलिक डेफिशिएंसी, यानी कि बेसिकली फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज कहते हैं। ज्यादातर आपको कॉमनली यहाँ पर यही नजर आते हैं। वरना नॉन मेगालोब्लास्टिक के अंदर ऐसे लोग जिनको लिवर डिजीज है, या फिर जिनको अल्कोहलिज्म है, यानी कि जो बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीते हैं, या फिर बेसिकली कोई ड्रग्स यूज करते हैं, तो जनरली उनको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। कौन सा, नॉन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, मैक्रोसिटिक अनीमिया, लेकिन कौन से टाइप का, नॉन मेगालोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ी सी बड़ी क्लासिफिकेशन है जो कि नॉर्मोसिटिक अनीमियाज की है। मिसाल के तौर पर आपने पेशेंट का एचबी देखा, कम था, आपने एमसीवी देखा, एमसीवी बिल्कुल नॉर्मल था, 80 to 100 फेंटोलीटर्स के बीच में था। आपने अब क्या करना होता है, अब जो सेकंड चीज आपने देखनी होती है वो होता है रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है, ये होते हैं आपके बेबी आरबीसी। अब बेबी आरबीसी आपको किस चीज का बताते हैं, या इसको हम न्यूली फॉर्म आरबीसी भी कहते हैं। ये आपको किस चीज के बारे में बताते हैं, आपको ये बताते हैं कि आपका बोन मैरो जो है वो फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो बोन मैरो फंक्शन कर रहा है तो इसका मतलब डिस्ट्रक्शन जो हो रही है आरबीसी की वो किधर हो रही है, वो आपके या तो ब्लड वेसल्स के अंदर हो रही है
या ब्लड वेसल्स के बाहर हो रही है, जिसको हम एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस कहते हैं, यानी कि स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये बेसिकली कौन सी कॉजेस होती हैं, इनको हम कहते हैं हिमोलिटिक एनीमियास। ये हिमोलिटिक की क्लासिफिकेशन में आ जाती है। और अगर आपका बोन मैरो फंक्शन नहीं कर रहा होता तो जनरली बोन मैरो फेलियर, उसके अंदर जाहिर बात है अगर बोन मैरो फंक्शन नहीं कर रहा तो आपके स्मॉल आरबीसीज भी नहीं बनेंगे। तो इसके लिए हम क्या चीज चेक करते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट जो है 3% से ज्यादा है तो इसका मतलब आपका बोन मैरो पूरा फंक्शन कर रहा है, लेकिन आपका जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी है वो कहां पर हो रही है, या तो ब्लड में हो रही है या स्प्लीन के अंदर हो रही है। या मिसाल के तौर पर अगर आपका रेटिकुलोसाइट काउंट 3% से कम है, यानी कि बेबी आरबीसी भी नहीं बन रहे, यानी कि आपका बोन मैरो फंक्शन नहीं कर रहा। अब बोन मैरो फंक्शन क्यों नहीं करता, हो सकता है आपकी मैलिग्नेंसीज हो पेशेंट को। मैलिग्नेंसीज में मिसाल के तौर पर माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, या फिर आपका मेटास्टेटिक डिजीजेस होती हैं, बोन मैरो के अंदर जाके बोन मैरो जाहिर बात है डिसफंक्शनल हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को हो सकती है कोई क्रोनिक डिजीज, जैसे यहाँ पर बेसिकली रीनल डिजीज। रीनल डिजीज के अंदर क्या होता है, रीनल के अंदर बेसिकली आपकी जो किडनीज होती हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछूं कि किडनीज बेसिकली क्या चीज में हमारी हेल्प करती हैं, किस तरीके से हेल्प करती हैं आरबीसीज बनने की, 1 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सोच के मुझे अपना दिमाग में सोचें। अगर हम किडनी से देखें तो किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाती है जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोपोइन। इरिथ्रोपोइन जो होता है ये जाता है आपके बोन मैरो में और बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसी फॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर किसी पेशेंट को रीनल डिजीज है तो बेसिकली जाहिर बात है आपकी जो किडनीज हैं वो फंक्शन नहीं कर रही, तो वहां पर इरिथ्रोपोइन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर इरिथ्रोपोइन प्रोड्यूस नहीं होगा तो पेशेंट का बोन मैरो स्टिमुलेट नहीं होगा और वहां पर भी आपको बोन मैरो सप्रेशन नजर आएगी। इसके अलावा आपको कुछ मैं और चीजें भी बता देता हूँ जो बोन मैरो सप्रेशन करती हैं, जैसे कि वाइट मिसाल के तौर पर पार्वोवायरस बी नाइनटीन जो होता है हमारे पास, वो बेसिकली क्या होता है, वो भी आपका बोन मैरो को सप्रेस करता है। स्पेशली ये सिकल सेल एनीमियास के अंदर आपके पास पेशेंट में ये वायरस जब लगता है पेशेंट को, तो वहां पर क्या होता है कि पेशेंट को बोन मैरो सप्रेशन होती है पार्वो वायरस की वजह से, और जिसकी वजह से क्या होता है आपका बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। और भी होते हैं, मैंने एग्जाम्पल आपको एक बताया। इसके अलावा आपकी कुछ मेडिकेशन होती हैं, जैसे कि कुछ एंटी कैंसर ड्रग होती हैं। इसमें एक आपको मैं बता देता हूँ, विन ब्लास्टिन जो होती है ये बेसिकली बोन मैरो को सप्रेस करती है। इसके अलावा और भी कई सारी ड्रग्स हैं जो बोन मैरो सप्रेशन करती हैं, कई एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो भी आपने एज अ याद रखना है। लेकिन एज अ कोई कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो कि आपके बोन मैरो को सप्रेस करती हैं। उसके अलावा बेसिकली आपने एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो है एक्यूट ब्लड लॉस। यानी कि अगर किसी पेशेंट का कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के अंदर ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस के नतीजे के अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे पेशेंट को तो जाहिर बात है ब्लड लॉस हुआ है तो अनीमिया होगा। लेकिन आप जैसी बेसिकली देखोगे तो उसको नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा। आप रेटिकुलोसाइट काउंट देखोगे 3% से कम होगा। अब बेसिकली रेटिकुलोसाइट काउंट हमें 3% से कम क्यों नजर आ रहा है, अब बोन मैरो तो फेल नहीं हुआ पेशेंट का, ना बोन मैरो सप्रेस हुआ है। वजह क्या होती है, एक्यूट ब्लड लॉस की कंडीशंस के अंदर आपके बोन मैरो को तकरीबन एडवोकेट जो रिस्पांस होता है, यानी कि बिल्कुल अच्छा रिस्पांस देने में कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा लगता है। ब्लड में सेंस करना कि ब्लड में जाहिर बात है कमी हो गई है इस चीज की, और उसको फिर जाहिर बात है आपका फुलफिल करना, तो उसमें कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा लगता है। तो कंडीशन जो एक्यूट ब्लड लॉस होता है वो जाहिर बात है 1 दिन की हिस्ट्री है, 2 दिन की हिस्ट्री है, तो उसमें अगर 1 वीक से कम की हिस्ट्री होती है तो उसके अंदर भी आपको रेटिकुलोसाइट काउंट कम दिखता है। जरूरी नहीं है बोन सप्रेस है, बोन मैरो सप्रेस हुआ है, यानी कि बोन मैरो फंक्शन नहीं कर रहा, हो सकता है आपका एक्यूट ब्लड लॉस की हिस्ट्री हो। एक्यूट ब्लड लॉस जो है वो आप पेशेंट की जाहिर बात है एवेल्युएशन कर सकते हैं हिस्ट्री से। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा बेसिकली आपके रेटिकुलोसाइट काउंट अगर ज्यादा होता है और बेसिकली अगर आपका हिमोलिसिस हो रहा है। अब दो तरीके से हो सकता है हिमोलिसिस, एक इंट्रावास्कुलर और एक एक्स्ट्रावास्कुलर। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस ज्यादातर जो होता है आपका बेसिकली, या मिसाल के तौर पर हिमोलिसिस जो आपका ज्यादातर होता है यहाँ पर इंट्रिंसिक डिफेक्ट की वजह से होता है या एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट की वजह से होता है। इंट्रिंसिक डिफेक्ट के अंदर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर एक नमोनिक होता है, आप उसको अगर याद करना चाहें तो उसको हम याद कर सकते हैं, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, मैट। मैट के नाम से आप इजीली डिफाइन याद कर सकते हो। मैट के अंदर सबसे पहली क्या चीज होती है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट। मेम्ब्रेन डिफेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, यानी कि आपकी मेम्ब्रेन सही तरीके से फॉर्म नहीं हुई भी किसी डिजीज की वजह से, किसी बेसिकली आपकी जेनेटिक डिजीज की वजह से, जैसे कि हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस, आपका जर्नली मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है। जर्नली आपका एक और डिजीज होती है पारिजिस्मल नक्चर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, उसके अंदर मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है। तो जर्नली उसके अंदर भी बेसिकली आपकी डिस्ट्रक्शन क्यों होती है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट की वजह से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। नीचे आ जाते हैं, ए ऐसे आ जाते हैं। ए बेसिकली क्या, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन।
यानी कि आपके जो सेल है उसकी हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल कब होती है? सिकल सेल डिजीज के अंदर होती है। बेसिकली आपकी जनरली आपकी हीमोग्लोबिन सही नहीं होती और उसकी वजह से आपकी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग आ जाएं तो डेफिशिएंट एंजाइम, डी से हम लोग आ जाएं तो एंजाइम की कोई डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि G6PD डेफिशिएंसी, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, तो उसकी वजह से भी बेसिकली एनीमिया डेवलप होता है, जिसको हम G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। तो जनरली ये सारे आपके इंट्रिंसिक डिफेक्ट के अंदर आते हैं, यानी कि आपके आरबीसी के अंदर कोई डिफेक्ट मौजूद है और उसकी वजह से हेमोलिसिस हो रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट के अंदर। एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट क्या? आपके आरबीसी में कोई मसला नहीं है, बाहर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी मिसाल देता हूँ। माइक्रो बेसिकली हमारे पास होता है माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है जनरली, या माइक्रो या मैक्रो, इसके अंदर बेसिकली आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर मिसाल के तौर पर क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई बनना। आपकी कोई ऐसी डिजीज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्लॉटिंग बन रही है वेसल्स के अंदर। अब मिसाल के तौर पर ये भी ऐसा भी होता है कि जब बहुत कोई आपकी लार्ज इंजरी हो, इंट्रावास्कुलर, जैसे कि सेप्सिस होता है। सेप्सिस के अंदर क्या होता है, जहां जहां आपके बैक्टीरियल टॉक्सिन जा रहे होते हैं वहां वहां से वेसल्स को डैमेज कर रहे होते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं वहां पर उसकी रिकवरी के लिए आते हैं। जाहिर बात है उस जगह को सेव करने के लिए प्लेटलेट्स आते हैं, लीकेज को रोकने के लिए। अब प्लाक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपका आरबीसी यहाँ से गुजर रहा होता है और वो इस प्लाक से टकराता है, तो टकराने के नतीजे में क्या होता है, उसकी बेसिकली मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो जाता है, या फिर कभी कभार उसकी जो है बेसिकली बाहर से आउटर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब आरबीसी के अंदर कोई मसला नहीं है, बल्कि क्या हुआ कि आपकी वेसल्स के अंदर इतने ज्यादा प्लाक बने हुए हैं कि उसको आपके आरबीसी को गुजरने में मसला हो रहा है और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो जनरली इसको हम माइक्रो या मैक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। सही है, तो ये जनरली एक हुआ। या फिर मलेरिया। मलेरिया के अंदर क्या होता है, पैरासाइट जो होता है वो आपके बेसिकली आरबीसी के अंदर आ जाता है और उसकी वजह से आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन के अंदर। तो जनरली वो आपके आरबीसी में कोई डिफेक्ट नहीं होता, बल्कि बाहर से जो पैरासाइट आया है वो आपके आरबीसी के अंदर आ गया है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इन सारी चीजों को। और ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल क्लासिफिकेशन होती है। एज अ लेबोरेटरी मेडिसिन जाहिर बात है हमने आइडेंटिफाई करना होता है, लेकिन जब हम एज अ डॉक्टर काम कर रहे होते हैं तो फिर हम इन चीजों पे मजीद इन्वेस्टिगेट करते हैं, मजीद टेस्ट होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं, तो उससे बेसिकली हमें क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ तक के लिए जो हम लोग सीबीसी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो यहाँ तक हम लोग पेशेंट को कंसिडर करते हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब मैं आपको थोड़े से बेसिकली आपको कुछ स्मेयर्स दिखाऊंगा और स्मेयर्स हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में जो हमने पढ़ना है वो WBCs वगैरह हैं, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज थोड़े से हम लोग ब्लड स्मेयर्स वगैरह देखेंगे कि किस किस तरह के सेल्स आपको नजर आते हैं। तो मैंने आपको पहले भी दो टर्म्स बताई थी। एक बताया था एनिसोसाइटोसिस, यानी कि अगर आपके आरबीसी की डिफरेंट साइजेस हों, और वो आपको कैसे पता लगता है, वो मैंने बताया था RDW की तरह पता लगता है। RDW अगर आपका बड़ा हुआ हो तो आपको पता लग जाता है कि डिफरेंट साइजेस के आरबीसी मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको हम वर्ड क्या बोलते हैं, एनिसोसाइटोसिस। उसके अलावा मैंने बताया था एक्थेंथोसाइटोसिस एक और चीज होती है जिसमें आपका मतलब होता है आरबीसी की जो शेप है, अब साइज का फर्क नहीं है, ये शेप जो है वो एबनॉर्मल है। उसको बेसिकली हम दो वर्ड से बोल सकते हैं, एक एक्थेंथोसाइटोसिस और एक पोकिलियोसाइटोसिस। बेसिकली आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि साइजेस का फर्क, यानी कि पेशेंट का जो शेप है आरबीसी का उसकी फर्क है। ठीक है, शेप अगर चेंज है तो बेसिकली एक्थेंथोसाइटोसिस, और असिनोसाइटोसिस किसके लिए, जिसमें आपके आरबीसी के अंदर डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है, और ये एक्थेंथोसाइटोसिस या पोकिलियोसाइटोसिस। सही है, ये आपने वर्ड याद रख। आगे चलते हैं। अब बेसिकली सबसे पहले हमारे पास एक स्मेयर दिखता है हमें, जिसमें हमें टीयर ड्रॉप सेल्स नजर आते हैं। आरबीसी जो होते हैं वो टीयर ड्रॉप की तरह नजर आते हैं। अक्सर कब नजर आते हैं, जब आपका बोन मैरो फेलियर हो जाए, यानी कि बोन मैरो जो है वो काम नहीं कर रहा हो या सप्रेस हो गया हो और आपकी बॉडी को आरबीसी बनाने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स की जरूरत पड़ रही हो। अब डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, या फिर माइलोफाइब्रोसिस जो होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया था मेलिग्नेंसी होती है जिसमें आपका आपका बोन मैरो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं किस चीज को बनाने में, आरबीसी को बनाने में। कंपनसेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन हेल्प करता है जनरली, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमोपोइसिस कहते हैं हम लोग इसको बेसिकली। वो आपका जो मदद करता है वो आपकी पेरीवर्टिब्रास होती हैं, स्प्लीन होती है, जनरली लिवर होता है, ये आपकी हेल्प करती हैं बेसिकली आरबीसी को बनाने के अंदर। अब स्प्लीन के अंदर आप देखें डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो स्प्लीन भी आपकी हेल्प करती है आरबीसी बनाने के लिए। तो वो किस तरीके के बनते हैं, टीयर ड्रॉप। अच्छा, इसके अलावा थैलेसीमिया और स्प्लीनोमेगैली के अंदर भी आपके पास टीयर ड्रॉप सेल्स नजर आ सकते हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो ये टीयर ड्रॉप की तरह आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैं पेन से जरा इसको हाईलाइट कर देता हूँ।
तो ये देखोगे टीयर ड्रॉप की तरह होगा, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन इस तरीके से होगी और पीछे से हल्की सी आपको टेल नजर आ रही होगी, जैसे कि टीयर ड्रॉप की होती है, टीयर्स की होती है आपके, उस तरीके से आपको दिख रहा है। सही है, तो यहाँ पर ये आपको टीयर ड्रॉप आरबीसी दिख रहा है, या आपको कई सारी इमेजेस इंटरनेट पे मिल जाएंगी, तो इस तरीके से टीयर ड्रॉप की तरह आपको दिखता है। आगे चलें, सिकल सेल अनीमिया आपका होता है, उसमें आपके आरबीसी की शेप जो होती है सिकल की तरह हो जाती है, यानी कि आपकी किस तरीके हो जाती है, क्रिसेंट शेप हो जाती है, कुछ इस तरीके से, जैसे चांद होता है ना क्रिसेंट शेप का, उस तरीके से आरबीसी की शेप हो जाती है। वजह क्या है, पेशेंट की जो हीमोग्लोबिन होती है वो ठीक नहीं होती, उसमें आपका ग्लूटामेट जो होता है वो वेलिन से चेंज हो जाता है, और जनरली उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई हाइपोक्सीमिक कंडीशन आती है, डिहाइड्रेशन होती है, कोई भी ऐसा ऑक्सीजन स्ट्रेस पड़ता है जिसमें ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाए, एसिडोसिस हो जाए, तो जनरली आपका आरबीसी सिकल शेप का हो जाता है। और वो सिकल शेप आपको कैसे नजर आती है, यहाँ पर आप देख रहे हो कई सारे आपको आरबीसी सिकल शेप के नजर आ रहे हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल आरबीसी देखोगे तो वो कैसा दिखता है, आपको इस तरीके से नजर आएगा नॉर्मल आरबीसी, जिसमें आपको आउटर मेम्ब्रेन पे जो है वो आपको हीमोग्लोबिन दिखेगा और सेंटर पैलेट नजर आएगा, हल्का सा सेंटर से पेल होगा। लेकिन जब आप बेसिकली सिकल सेल में नजर देखोगे तो ये सिकलिंग्स दिख रही है आपको आरबीसी की, ये कई सारे आरबीसी आपको सिकल शेप के नजर आ रहे हैं, तो ये सिकल सेल अनीमिया के अंदर आपको दिखता है। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हवाले से याद रखना है। अगली चलें, आपका शिस्टोसाइट्स, शिस्टोसाइट्स जो होते हैं ये वही जो मैंने आपको बताया, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमियास, यानी कि आपका कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर थ्रोम्बोसिस होने लग जाए और आपके आरबीसी क्या होंगे, आपके प्लाक से टकरा टकरा के टूटने लगे, तो उसको हम शिस्टोसाइट्स कहते हैं। इसको बेसिकली आप हेलमेट सेल्स या शिस्टोसाइट्स कहते हैं। आप देखोगे तो आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है ब्रेक हुई भी होती है, आपको टेढ़ी मेढ़ी शेप के आरबीसी नजर आ रहे होते हैं, जो कि मैंने बताया अगर शेप चेंज हो जाए तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, एक्हेंथोसाइटोसिस। तो ये आपको दिख रहा होता है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको कई सारे आरबीसी जो शेप देखो मेम्ब्रेन की डिफेक्ट नजर आ रहा है, आपको मेम्ब्रेन में डिफेक्ट दिख रहा है, ये चेक करें, ये आरबीसी जो मैंने हाईलाइट करें, तो यहाँ पर आरबीसी जो है इनकी मेम्ब्रेन डैमेज हुई हुई है। जनरली ये आपको नजर आता है किस केसेस के अंदर, ये आपको नजर आता है शिस्टोसाइट्स कहते हैं हम इनको, और ये आपको हिमोलिटिक डिजीजेस कौन सी वाली जिसमें प्लाक फॉर्मेशन हो रही है, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमियास। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है। आगे चलें, इसके अलावा स्पीरोसाइट्स होते हैं, स्पीरोसाइट जो होता है ये कब बनता है, ये बेसिकली बनता है आपकी कंडीशन में हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस। ये मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है, मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से वो किस तरीके की बन जाती है, बेसिकली आपके स्पीरोसाइट की तरह बन जाती है, स्पीयर की तरह बन जाती है, तो इसको लिए हम स्पीरोसाइट कहते हैं। वैसे आप देखोगे आरबीसी कैसा होता है, आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था, बायकॉन्केव होता है। लेकिन अगर आपकी मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आ जाए, जनरली यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं स्पेक्ट्रिन्स एंक्रिन्स, उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से शेप जो होती है वो इसकी तरह हो जाती है, स्पेयर की तरह, तो इसलिए हम इसको स्पीरोसाइट कहते हैं। अच्छा, स्पीरोसाइट जब आप देखोगे तो क्या होगा, वो आपको एक आरबीसी नजर आएगा जो कि बिल्कुल रेड होगा, उसका सेंट्रल पैलर गायब होगा, सेंट्रल पैलर गायब होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये किस तरीके का नजर आ रहा है, यहाँ पर ये वाले नॉर्मल है, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ ना, ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर आपको सेंटर पे पैलर नजर आ रहा है, आउटसाइड पर आपको हल्का सा रेडिश नजर आ रहा है, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अब ये वाला देखो जिसपे मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये वाला अगर आप चेक करो तो ये बिल्कुल स्फीयर शेप के हैं और सेंट्रल पैलर गायब है, यानी कि सेंटर से देखो तो पेल नजर नहीं आ रहा। वो क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्फीयर शेप का हो गया, इस वजह से नजर नहीं आ रहा, तो इसको हम स्पीरोसाइट कहते हैं। सही है, तो ये बेसिकली आपने स्पीरोसाइट का याद रखना है। इसमें आपका सेल जो है वो कैसा हो जाता है, हाइपरक्रोमिक हो जाता है, हाइपरक्रोमिक दिखता है। अगर आप इसमें बेसिकली एमसीएचसी देखोगे तो बड़ा हुआ दिखेगा, इन पेशेंट्स के अंदर एमसीएचसी क्या दिखेगा, बड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। आगे चलें, इसके बाद हमारे पास एक और दिखता है स्मीयर आपको, टारगेट सेल। टारगेट सेल बेसिकली क्या होता है कि आपका थैलेसीमिया के अंदर बहुत कॉमनली आपको नजर आता है, या हीमोग्लोबिन सी हीमोग्लोबिन एस डिजीज के अंदर, जनरली आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें बेसिकली स्प्लिनिक कंडीशंस के अंदर वो बेसिकली चेंज हो जाती है, उसमें आपका कई सारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है वो बेसिकली कैटाबलाइज हो जाता है, उसकी वजह से आपको जो सेल है वो टारगेट शेप का नजर आता है, जैसे टारगेट होता है ना, टारगेट पॉइंट, जिसमें आपको एक सेंटर पॉइंट दिखता है और आउटर साइड देखोगे तो आपको पतली सी आपको लेयर नजर आएगी और सेंटर पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा, तो इसी तरीके से आपको आरबीसी दिखता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कई सारे आपको आरबीसी टारगेटेड नजर आ रहे हैं, जैसे टारगेट पॉइंट होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली क्या हुआ है, स्प्लिनिंग कंडीशंस की वजह से चेंज हो गई है और ये आपको टारगेटेड सेल नजर आ रहा है। चले जी, आखिरी स्मेयर है हमारे पास बाइट सेल। बाइट सेल जनरली आपको नजर आता है किस कंडीशन के अंदर, G6PD डेफिशिएंसी के अंदर। आपके जो मैक्रोफेजिस होते हैं, स्प्लिनिक मैक्रोफेजिस या इंट्रावास्कुलर जो आपके मैक्रोफेजिस होते हैं, जब आपका आरबीसी जा रहा होता है और वो डिफेक्टेड होता है, G6PD डेफिशिएंसी होती है,
उसमें क्या होता है कि वो आपके जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो उसकी मेम्ब्रेन को बाइट कर लेते हैं, एक जगह से मेम्ब्रेन को बाइट, ये समझ लें शिस्टोसाइट की तरह ही है। लेकिन शिस्टोसाइट में क्या हो रहा था कि वहां पर जो डिस्ट्रक्शन हो रही थी वो टकराने की वजह से हो रही थी, किसी प्लाक के टकराने की वजह से। यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है वो किस वजह से हो रही है, मेम्ब्रेन की, कि आपके मैक्रोफेजेस कट आउट कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, तो इसलिए हम इसको बाइट सेल कहते हैं। इसमें आपको ऐसा लगता है जैसे बाइट करी गई है, ये अगर आप देखो तो चेक करें, यहाँ पर आपकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल लाइट हुई भी है, तो यहाँ पर मैक्रोफेजेस ने इसको जो है डिस्ट्रॉय करा हुआ है, इसकी डिस्ट्रक्शन मैक्रोफेजेस की वजह से हुई है, तो ये जनरली बाइट सेल्स कहलाते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो बहरहाल यह थी हमारी आज की क्लास, और कल इंशाल्लाह ताला हम लोग WBCs पढ़ेंगे। और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे चैट बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको अच्छा लगा टॉपिक तो आप मुझे ज़रूर बताएंगा। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास हम कोशिश करेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हम लोग करें, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जब होते हैं और आप लोगों से जब मैं कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ तो जब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहरहाल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो वो लाइव क्लास नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगली क्लासेस हम लोग लाइव करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी मसला हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।